हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली आज आपका चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका वन शॉट जो है वो मैं लेके आया हूँ। अब इस वन शॉट में हम जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट हैं उनको हम बहुत ईजी वे में समझने वाले हैं। और इसके बाद देखो, ये बेसिकली ये चैप्टर नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है। और एक और बात बताऊं, ये चैप्टर मुश्किल लगता है बच्चों को, मैंने मान लिया। और बट ये भी एक फैक्ट है कि ये जो चैप्टर है, अगर हम यूनिट वाइज को छोड़ दें तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपका सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। अगर हम ऑफिशियल पेपर की बात करें तो इसमें से अराउंड 10 to 11 मार्क्स का पेपर जो है आपको पेपर में आ सकता है। और ये भी ऑलमोस्ट श्योर है कि इसमें से एक केस स्टडी जो है वो आपको 100% चांसेस है कि मतलब कि पेपर में आ सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको इसको बहुत ईजी वे में करवाने वाला हूँ कि आपको ये चैप्टर आज के बाद बहुत आसान लगने वाला है। बस आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना है। तो देखो, मैं आपको फिर थोड़ी सी बातें पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम वन शॉट आज कर रहे हैं। इससे पहले मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ, अब ये हमारा चैनल है, तो ये हमारे चैनल पर जैसे आप होम पेज पे चले जाना, ठीक है। कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिकली जो है ये पहले हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और आप इनके कमेंट्स पढ़ के देखना, ये मैंने बहुत इजी वे में करवाए हैं। और इनके माइंड मैप्स जो हैं ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ समझने में, मतलब कि ये मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि जितना भी मेरा इन सबको मतलब कि ये सारी वीडियोस जो हैं बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इन सब वीडियोस का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मैं एक्सपीरियंस एक वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ईजी वे में समझ पाओ, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो ये जो चैप्टर है, अब देखो आपको पता है हमारे चैनल पर क्लास 12 का सारा सिलेबस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। अब यहाँ पर जो हम कर रहे हैं बेसिकली हर एक चैप्टर का वन शॉट कर रहे हैं, जिसमें मैं अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा एक्सपीरियंस मतलब डालने की कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो में। और दूसरा, आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर रिलेशन फंक्शन कवर कर लिया है, मैट्रिसेस कवर कर लिया है, डिटर्मिनेंट्स कवर कर लिया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को कवर कर लिया है। और इसके बाद जैसे ये वन शॉट कंप्लीट होता है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है, आपको जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिस नहीं करना चाहिए, अगर आप मतलब कि बोर्ड्स के पेपर को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो। तो देखो, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें मेनली देखो, डेरिवेटिव हम करके आए हैं, तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा सीरियसली बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ये बहुत इजी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें से आपको ये भी हो सकता है केस स्टडी आ जाए, जिसमें से आप ये भी हो सकता है कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए। अब आपके लिए अच्छी बात ये है कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है। अप्रॉक्सीमेशन पहले भी डिलीटेड था, आज भी डिलीटेड है। तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो बच्चे सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई आईआईटी जेईई के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको बेसिक क्लियर करना है, तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल और अप्रॉक्सीमेशन का भी बेसिक पार्ट, इसका जो रोड मैप है, इसका जो माइंड मैप है, वो सब कुछ आपको, जैसा कि मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिखाया था, सारा कुछ वैसा ही मिल जाएगा। बट इस वीडियो में हम सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा पर ही फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 टॉपिक्स हमें करने हैं। अब देखो, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपका पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट बातें हैं। द रेट एट विच वन क्वांटिटी से m इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी से n। देखो, मैंने वैसे अपना उसका नाम रख लिया m। अगर कोई भी क्वांटिटी m है, n में मान लो n में कुछ भी चेंज हो रहा है, मान लो m बढ़ रहा है, m के बढ़ने से m जो है वो घट रहा है, या n के बढ़ने से m जो है वो बढ़ रहा है, m भी बढ़ रहा है। तो जिस तरह से n में कोई भी मैंने चेंज किया तो m में भी चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ, कि m जो है, इसको हम यही बोलेंगे कि m जो है वो n के हिसाब से चेंज कर रहा है।
तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, मतलब एम में कितना मैं मतलब कि इंक्रीज करूं। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं, आपको इस तरह समझा सकता हूं कि मान लो N2 है और M हो गया फिर 4। अगर मैंने देखो मान लो इस तरह से ये समझो कि मैंने n को 2 गुना किया और m जो है वो 4 गुना हो गया, तो ये एक रेट आ गई कि n को डबल करने से m जो है वो 4 टाइम्स हो गया। इस तरह को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज़ जो हैं वो एरिया भी हो सकती है, वॉल्यूम, पेरीमीटर, रेडियस। ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आपका एक्सरसाइज है 6.1 की क्वांटिटीज़, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर आप समझ चुके होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो ये तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को समझ लिया। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव से सर कैसे लिंक्ड है। तो डेरिवेटिव से देखो कैसे लिंक्ड है, तो उसके लिए देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है द डेरिवेटिव कनेक्शन, कि इसका डेरिवेटिव से कनेक्शन क्या है। देखो आपको dy/dx पता है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव नॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यही होता है, हमने अगर हमने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा तो मैंने आपको हमेशा यही बताया कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x चेंज कर रहा है। x में मैं कोई भी चेंज करूँ y में चेंज हो रहा है, मतलब x तो इंडिपेंडेंट है, उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, बट y जो है वो x के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारी मैपिंग में हमारी हेल्प करेगा। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। तो ये डेरिवेटिव है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है। अब इनका आपस में क्या लिंक है, अब इनका आपस में लिंक यही है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि m जो है वो n के चेंज होने से चेंज हो रहा है, m n के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसको मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेता हूँ dm/dn, m इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू n। तो बेसिकली उसी चीज़ को मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया कि m जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, n पर। यहाँ पर m क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, n क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में और कुछ भी नहीं है, बस इतना समझने को है। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँगा। अब देखो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ये जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे मेरी तरफ से हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dm/dn। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एज n इंक्रीजेज, अगर n बढ़ रहा है तो m आल्सो इंक्रीजेस। देखो एक केस लिया मैंने यहाँ पर कि n के बढ़ने से m जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, n के बढ़ने से m जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो तब रेट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ये हमारी यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो चीज़ है ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी काम आएगी, आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी काम आएगी। तो ये प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना आपने। तो यहाँ पर रेट हमारी क्या, पॉजिटिव। देखो ये दूसरा केस क्या है, n फिर इंक्रीज कर रहा है बट हमारा यहाँ पर m जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह की रेट को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। देखो आपने ये कोई टेंशन नहीं लेनी कि सर n को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, या n को वो केस आपने डिस्कस नहीं किया। आपकी बुक में जिस हिसाब से क्वेश्चन है मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके सारे क्वेश्चन मतलब जो नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा इंक्रीज ही करता है, ठीक है। तो n के इंक्रीज होने से m भी, अगर देखो अगर आपको n और m में कंफ्यूजन हो रही है, इसको आप ऐसे देखो, ऐसे dy/dx। अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है तो हमारी रेट क्या हुई, मगर हमारा डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर हमारा मतलब कि x के बढ़ने से y हमारा जो है वो घट रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ये सभी बातें अभी आपको अजीब सी लग रही होंगी, बट जब इसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करोगे तब आपको लगेगा कि सर यस ये सब चीज़ें हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं। अब इसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल्स वैसे ही आपको थोड़ा सा टॉपिक को मतलब कि बताने के लिए लिखी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पहली एग्जाम्पल मैंने लिखी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड रेट ऑफ एरिया ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पर आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है वो भी लिखो। एक बार जस्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे।
वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि एरिया जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें जस्ट यहाँ पर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो करो जी डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव पाई तो कांस्टेंट ही है, आर का डेरिवेटिव कितना होगा 2r, देन आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कितना होगा 1, तो कितना आ गया 2 पाई आर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। देखो एरिया जो है वो रेडियस के हिसाब से चेंज कर रहा है, चेंज करता ही जा रहा है, बट किसी इंस्टेंट पर मान लो अगर रुकेगा, उन्होंने बोला कि जब रेडियस 9 सेंटीमीटर होगी तब रोक दो, तब रेट ऑफ चेंज हमें देखना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, डी ए बाई डी आर, यहाँ पर आप लिख दो आर जो है वो कितना है 9, तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर दो 2 पाई इंटू 9, तो कितना आ गया 18 पाई। तो इस हिसाब से हमारा जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। आई होप थोड़ा सा आप समझ पाए हो कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप यहाँ पर ध्यान से करो देखो क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नॉर्मली आपके 99% क्वेश्चंस में हमेशा जो आपका देखो अगर मैं इसकी मैपिंग की बात करूँ ना, आगे जाके मैं मैपिंग की बात करूँगा, मैं आपको हमेशा इन क्वेश्चंस में ये बोलता हूँ, सबसे पहले ये पहचानो कि यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन है, अगर आप ध्यान से देखो तो वैसे ना आपके 99% क्वेश्चंस में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, 99% क्वेश्चन जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो टाइम होगा। ठीक है, वो कौन होगा, टाइम। तो यहाँ पर भी कौन है, टी है। तो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें डी आर रेडियस डी आर बाई डी टी यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा ही होगा, आपको यहीं से क्लियर है कि कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड के हिसाब से रेडियस जो है हमारी चेंज हो रही है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। अगर ये क्वेश्चन में मान लो अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी हो, ठीक है, और इधर से ये लाइन ना लिखी हो, तब भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से होगा कि हमें डी आर बाई डी टी गिवन है, कहाँ से पता लगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और अगर रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एरिया भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होगा। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, ये सब बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव करो। अब विद रिस्पेक्ट टू हम टी करेंगे, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे। इसका डेरिवेटिव 2r, अब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, यहाँ पर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r था इसलिए 1 था, अब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो इसलिए dr बाई डी टी। तो कितना आएगा 2 पाई r, dr बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 4 पाई r। अब यहाँ पर भी उन्होंने यही पूछा है कि डी ए बाई डी टी की वैल्यू जो है वो कहाँ पर निकालो, व्हेन r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 पाई r इंटू 9 तो 36 पाई। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो मैं आपको आगे जगह बताऊंगा, माइंड मैप दूंगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें करने हैं, बट ऑलमोस्ट इसके जैसे क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस आएंगे वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अब देखो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई किसी पॉइंट पर ये ना लगे कि हमने पिछली क्लास में ये नहीं पढ़ा था, हमें ये फॉर्मूलाज नहीं पता। आपको हर कुछ इस वीडियो में ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा। और ये जितनी भी शीट्स आप देख रहे हो, ये आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि फाइल सेक्शन में चले जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे, ये जितनी भी ऐसी शीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरिया और वॉल्यूम लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो सबका क्यूब का लिखा हुआ है, क्यूबॉइड का लिखा हुआ है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना। सिलेंडर का है कि कर्व, टोटल और वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ, कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का भी यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर वॉल्यूम है। सेम वैसे सफ़ियर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक।
ये कुछ बेसिक से फिगर हैं 2D, रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रायंगल का, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, एरिया और पेरीमीटर दिया हुआ, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये सारी शीट्स आपको ऑब्वियस सी बात है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और ये ट्रेपीजियम का एरिया और पेरीमीटर, और ये रोम्बस का, ये कोई भी चीज़ आपको कहीं पर भी काम आ सकती है। और वैसे भी इतनी सी नॉलेज आपको, बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। अब लास्ट में हमारी मैपिंग है, तो ये मैपिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हर एक की मिलेगी आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिनिमा की मिलेगी। हमें देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम, अगर डायग्राम की जरूरत हो तो हम बनाएंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत जरूरी है ताकि हमें पता लगे। क्योंकि देखो मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता। तो देखो, यहां पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, आर, यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, टी। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, या विद रिस्पेक्ट टू और कोई भी जो वेरिएबल है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। वैसे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 99% क्वेश्चंस में ये विद रिस्पेक्ट टू टी ही होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसके बाद गिवन, मतलब क्या हमें गिवन है, जिस तरह से उस क्वेश्चन में हमें डी आर बाई डी टी गिवन था, क्या फाइंड करना है, हमें डी ए बाई डी टी फाइंड करना था। उसके बाद फॉर्मूला किसका लगाया, एरिया का, एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी मैपिंग है, और इससे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और ये आपकी 6.1 है। अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूं, पुरानी एनसीईआरटी में भी ये 6.1 है। और अगर आप इनके क्वेश्चंस करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऑलरेडी सारा एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस वो ऑलरेडी सॉल्व हैं। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं। तो अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। कई बार क्या होता है, हम मुश्किल चीज़ें कर लेते हैं, आसान चीज़ें छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ना कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में मार्जिनल कॉस्ट का। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है वो आप देख लो, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब डी सी बाई डी एक्स। एक्स क्या यहाँ पर आउटपुट है, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। सेम वे से मार्जिनल रेवेन्यू, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो क्या है, डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में या एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में और केस स्टडीज़ में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ गया जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस टॉपिक में से आपको मैं गारंटी ले सकता हूं कि या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट श्योर है इसमें से। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो कोई भी टॉपिक करने से पहले मुझे होता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमने मैथ्स को रटना नहीं है, हमें सीखना भी नहीं है, हमें उसको फील करना है, इतना अच्छे से हमें सीखना है। तो यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को मैंने जाने के लिए ना ग्राफ्स बनाए हैं ताकि आप इनको अच्छे से फील कर पाओ। अब ध्यान से देखो, अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में देखो ए से बी तक, ये फंक्शन का ग्राफ पहले ऐसे गया, फिर फ्लैट हो गया, फिर ऐसे गया। अल्टीमेटली अगर मैं इसको बोलूँ, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये जो है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है सर, अगर वो बढ़ता जा रहा है तो फिर इसको क्या बोलोगे, ये भी तो बढ़ता ही जा रहा है इस इंटरवल में। यस, ये भी बढ़ता जा रहा है, बट इसका एक खास नेम होगा। इसका नाम क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्या बोलूँगा मैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्ट समझ रहे हो आप, जैसे हम कई बार टीचर्स के लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि उसने अगर कोई बात कह दी तो कह दी। तो सेम वे से ये स्ट्रिक्टली क्यों बोलते हैं कि ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। ये कहीं पर थोड़ा बहुत फ्लैट हो गया, ठीक है, पहले थोड़ा सा बढ़ गया, फ्लैट हो गया, फिर बढ़ गया, बट इसलिए ये इंक्रीजिंग ही है। बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये कहीं पर फ्लैट नहीं होगा, ये हमेशा हर पॉइंट पर बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये देखो ध्यान से, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है,
बहुत मतलब कि अच्छे से समझ पाओगे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट को कि यस आपको लगेगा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट और इतना ईजी हमें तो पता ही नहीं था। तो अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, अब इसको समझ चुके होंगे कि पहले मैं इसमें गया, ये घट रहा है, फिर फ्लैट हो गया, फिर घट रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे सर जी, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फिर अगर ये डिक्रीजिंग है तो सर ये क्या है, आपको पता है ये घटता ही जा रहा है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये कहीं पर फ्लैट वगैरह नहीं होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि ये मेल्ट नहीं होगा, भाई जी पिघलेगा नहीं, अगर अपनी बात पर खड़ा है तो खड़ा है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अपनी बात पर पूरे अड़ेंगे, खड़े ही रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत वो बेचारा जो है वो कर रहा है कि कभी फ्लैट हो भी गया, कई बार नहीं भी हुआ। तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इसकी बात करें तो ये जो है ये बेसिकली है कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, एंड तक पहुँच गया, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। तो ये साथ साथ में इंक्रीज भी कर रहा है और साथ साथ में डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब देखो हमने फंक्शंस को अच्छे से देख लिया, अच्छा सर इसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, अच्छा सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट है, ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। बट क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया, देखो आपके मन में या तो क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं आपके मन में 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि सर हमने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ लिया, फिर इसका डेरिवेटिव से क्या कनेक्शन है, फिर इसको डेरिवेटिव से कैसे जोड़ेंगे, मतलब ये भी आपके मन में होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है कि आपको ये सिखा दिया जाता है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है ना। यही हम ये इसको हम रट्टा मारते हैं, और मैं रट्टा के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि मैथ्स को हम रट्टा नहीं मार सकते। अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो धोखा खाओगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए, आपको पूछना चाहिए मुझसे या किसी भी टीचर से कि सर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से ये इंक्रीजिंग कैसे हो जाता है, और डेरिवेटिव के नेगेटिव होने से ये डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या सर हम हर बार ऐसे ही चेक करेंगे, ग्राफ बना के चेक करेंगे, तो ये देखो बच्चों ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम हर क्वेश्चन को पहले ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या उसका ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि डेरिवेटिव की हमें जरूरत क्यों है। पहला क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए था, सॉरी मैंने पहले वो बोल दिया कि डेरिवेटिव की जरूरत क्यों है, वो इसलिए है कि ग्राफ कौन बार बार बनाएगा। दूसरी बात कि सर अगर डेरिवेटिव की जरूरत है तो डेरिवेटिव को जोड़ेंगे कैसे, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो आओ डेरिवेटिव कनेक्शन को समझते हैं। एज वी नो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो बच्चे डेरिवेटिव को भी रट्टा मार के आए हैं वो नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, आप देखना। यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ डेरिवेटिव की वीडियो को ना, मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ कि बच्चों इसको बोलते हैं dy/dx, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता दूंगा और आप क्वेश्चंस करने लग जाओ। अब मैं ना आपको इस तरह से नहीं कराऊंगा, आपको पता है ये सिर्फ एक रट्टा हो गया कि डेरिवेटिव ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और एक कहानी बता गया है। तो उसने एक ही बात बताई कि मेरे काम करने का जो तरीका है ना, कि मेरे जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सीधा था। कंटिन्यूटी, मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको। कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव जो होता है, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो वो बेसिकली डेरिवेटिव जो है वो हमें एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब इसको अगर फील करना, देखो ये तो मैंने बता दिया, बट आपने मानना नहीं है। अगर आप इसको मानना चाहते हो तो एक बार कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो देख लेना। एक कहानी मैंने बताई थी, अमीर गरीब वाली एक कहानी बताई थी, उस कहानी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ के आए हो, नहीं तो आप पढ़ सकते हो। अभी के लिए हम ये मानेंगे कि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हो कि डेरिवेटिव को हम स्लोप बोलते हैं। वैसे ये हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में पढ़ने वाले थे, बट आपको ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। आज के बाद याद रखोगे क्योंकि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, स्लोप देता है।
और स्लोप कैसे निकालते हैं हम, tan थीटा से भी निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, याद करो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये बचपन में हम 10th में सीखते थे कि स्ट्रेट लाइन है। देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, मुझे उसकी ढलान चेक करनी है। ढलान का मतलब कि वो यहाँ पर कितने एंगल पर झुकी हुई है या कितने एंगल पर उठी हुई है, इसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्लोप का काम होता है। स्लोप आप एंगल से भी निकाल सकते हो, tan थीटा से। स्लोप आप अगर 2 पॉइंट्स हमें पता है यहाँ पर, तो वो भी निकाल सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये सब काम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, तो ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो देखो एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखने जाऊं, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो ये उसके रिस्पेक्ट क्या हुए, फिर ये fx2 हुआ, ये fx1 हुआ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको पता है कि सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, बट मुझे इसको डेरिवेटिव से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं यहाँ पर स्लोप का मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। आपको पता है ये क्या होता है x और ये क्या होता है y को हम fx2 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव स्लोप कैसे निकालेंगे, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। हम हमेशा स्लोप इसी तरह से निकालते हैं। लास्ट पेज पे आप चेक कर लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर बात करें तो ये पॉइंट जो होगा ये बेसिकली इस तरह से होगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये पॉइंट किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, सॉरी, ये पॉइंट इस तरह से होगा, ये पॉइंट होगा इस तरह से x2 fx2, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट है, इस तरह से ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट्स को हम इस तरह से करते हैं। तो बेसिकली मैंने स्लोप निकाल ली। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताना, क्या fx2 जो है वो fx1 से बड़ा है कि छोटा है, मेरे को सोच के बताओ। ग्राफ में ऊंचा है ना, तो बड़ा है, ठीक है। और x2 जो है वो x1 से बड़ा है कि छोटा है। देखो ये x1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, यहाँ पर 4 5 6, तो ये आगे है, तो ये बड़ा है। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कितना आया, पॉजिटिव आया। मतलब विच एम्प्लाइज, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ी। मैं लिख सकता हूं, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप पहले आप डेरिवेटिव का कनेक्शन जो है वो अब समझ पाए हो। इसको एक बार और दोबारा से रिपीट भी करवा दूंगा आपको, दोबारा से रिपीट भी कर लेंगे, बट एक बार इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, इकट्ठे करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट मान लो, सेम वैसे ही, ठीक है। अब देखो ये आपका फिर वही, ये x1 है, ये x2 है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, fx2। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, fx1, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्लोप निकाल के देखो, तो स्लोप निकालो जी इसकी, स्लोप dy बाई dx। फिर वही फॉर्मूला हमारा fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर अगर आप देखो fx2 fx1 x2 x1, मुझे ये बता दो जिस तरह से यहाँ पर जो है ये बड़ा था, है ना,
मुझे ये बता दो fx2 बड़ा है कि fx1। fx2 नीचे है, fx1 ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब कि y की वैल्यूज़ हैं और ये ऊपर जा रहा है तो मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो fx1 बड़ा है। अब ये बता दो x1 बड़ा है कि x2, ऑब्वियस बात है x2 उधर है, x2 तो बड़ा ही है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, अब देखो ये ऑब्वियस ये छोटी रकम है, ये बड़ी है, तो ये उसके आगे माइनस है, तो ये कितना आएगा नेगेटिव और ये क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव बाय पॉजिटिव कितना होगा नेगेटिव। यानी कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा कि जब भी डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, मतलब जीरो से छोटी होगी, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब जब भी वैल्यू डेरिवेटिव की जीरो से बड़ी होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप पहले आप इसको समझ पाए हो, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी रख सकूँ, जितना बातों को इजी रख पाऊँ, क्योंकि जितना कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी उतना ही आपका होल्ड होगा कंसेप्ट पर, और जितना होल्ड होगा कंसेप्ट पर उतने ही आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। आई होप इसको आप समझ पाए हो, और ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा जिस आसानी से, मतलब जितना मैंने इस पर काम किया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं उस पर, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात भी करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात भी करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। अब देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा जी कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसकी क्यों बात कर रहा हूँ आपको भी बताऊंगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप ऐसा करो इसकी स्लोप निकालो अभी। तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे सर, वही fx2 माइनस fx1 x2 माइनस x1। अगर आप ध्यान से गौर करो fx1 और fx2 की वैल्यू सेम ही है। अगर यहाँ पर y की कुछ वैल्यू है तो वो सेम ही है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0/x2 माइनस x1, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है ही हैं, तो कितना आंसर आ रहा है 0। मतलब कांस्टेंट फंक्शन के लिए, और वैसे भी आपको पता है, ये आपका प्रूफ भी बन गया कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है 0, और मैंने वहाँ पर वही लिखा है कि कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब ये यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, वो इंक्रीज कर रहा है या फ्लैट है या इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको डीपली समझाऊं तो यहाँ पर अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, कि सर जी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर सर जी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, बट यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 0। सेम यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीजिंग के लिए क्या होगी सर जी नेगेटिव। सर जी डेरिवेटिव की वैल्यू सर जी नेगेटिव, और यहाँ फ्लैट है जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी सर जी 0। तो यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा 0 से सिर्फ बड़ा नहीं होगा, 0 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। सेम वे से डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ 0 से छोटा नहीं होगा, उसके इक्वल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर अगर मैं समराइज करूँ तो कैसे करूँगा, तो देखो हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से सिर्फ बड़ी है। डिक्रीजिंग की बात करें 0 से कम है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो 0 से कम है। आई होप इसको अब समझ पाए हो। अब जिन बच्चों को भी डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कोई भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेके कोई भी डाउट है, आप नीचे टाइम्स की नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना विद टाइम कि मुझे यहाँ पर दिक्कत है, मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं आपका मतलब कि जल्दी से जल्दी हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बट आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक टिप है आपके लिए, क्योंकि ना NCERT में इसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि NCERT में क्वेश्चंस होंगे कि ये क्वेश्चन में इंटरवल बताओ यहाँ जहाँ पर ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट उसका जो आंसर है वो इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग होगा। सेम वे से आप डिक्रीजिंग के लिए बोल सकते हो, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मुझे हमेशा वीडियो पर मिलते आए हैं, तो मैं पहले ही कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट इंक्रीजिंग फंक्शन मे और मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इसको समझने की कोशिश करूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है। और अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 से बड़ा होता है।
यही हमने फ़र्क समझा है ना। तो यहाँ पर इस फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो डेरिवेटिव 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, यहाँ पर क्या है सिर्फ 0 से बड़ा है, तो इस चीज़ को मैं इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूँ, बट इंक्रीजिंग को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता। इस बात का ध्यान रखोगे, जहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है ना, तो उसका आंसर मैं इंक्रीजिंग में भी दे सकता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखोगे। सेम यहाँ पर वो सब बातें हम डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी बोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आंसर्स को लेके कोई भी अपने मन में कंफ्यूजन मत रखना। अगर पेपर में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया ना, तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ही आंसर करना, और अगर आपको पेपर में इंक्रीजिंग आया तो आप इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ही आंसर करना। मैं जस्ट आपको एनसीईआरटी की कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये बातें जो हैं वो आपके लिए लिखी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है। तो नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक खत्म है, ये मैपिंग है। और मैपिंग मैंने वो क्लियर बताया सब कुछ। ये समझ लो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये पूरा जो है एक ही पेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ी है। अगर डिक्रीजिंग है तो 0 या 0 से छोटी है। अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 0 से छोटी है। अगर हमारा डेरिवेटिव 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है, 0 के इक्वल भी है, तो फंक्शन हमारा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। यही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये मैपिंग है, और इस मैपिंग में मैंने आपको बताया कि अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें पता लग गया जैसे कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, उसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है कि 0 आ रही है। अब इसके लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जस्ट आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन कैसा है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें इसका इंक्रीजिंग, हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस 4, इसको रखो 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आया 4/2, ये कट गया आपस में, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको नंबर लाइन पे बनाओ, जैसा कि मैंने मैपिंग में लिखा हुआ है, इसको नंबर लाइन पे बना लिया। अब मुझे 2 से थोड़ा सा आगे चेक करना है, 2 से थोड़ा सा आगे चेक करो, 2 से आगे कोई भी नंबर सोच लो, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 फिल करो, यहाँ पर अगर आप 3 फिल करोगे तो कितना आएगा, ये आपकी f'3 की वैल्यू, मगर डेरिवेटिव की वैल्यू है, कितना आएगा 6 माइनस 4 2 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। सेम वे से ऐसा करो, इससे पीछे चेक करो, f'2 से पीछे कौन है 1। जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आप जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। -2 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल में -∞ से लेके 2 तक, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 2 से लेके इन्फिनिटी तक डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है ना, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिलीव मी यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने मैपिंग में एक बात बताना भूल गया आपको, विदाउट इंटरवल क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। उनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे इंटरवल पूछा, कई बार वो क्या करते हैं, वो इंटरवल दे देते हैं, वो कहते हैं कि प्रूव करो कि इसमें डेरिवेटिव जो है, मतलब इसमें इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें वहाँ पर ये चेक करना होता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू किसी भी तरह से पॉजिटिव आए। तो बस यही क्वेश्चंस आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको मुश्किल लग रहा था और जिसमें आपको ये लग रहा था कि इसका मतलब क्या है, मान लो इंक्रीजिंग समझ लिया, डिक्रीजिंग समझ लिया, डेरिवेटिव से कनेक्शन हमने किया कि डेरिवेटिव से किस तरह से वो लिंक्ड है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया। आई होप ये आपको क्लियर है। क्वेश्चंस करने हैं तो अब हमारी जो है, जैसा कि मैंने बताया, नीचे वीडियो में प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन फुल डिटेल में मिल जाएगा। अभी आपका लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और बिलीव मी मैक्सिमा एंड मिनिमा को लेके मैक्सिमम कंफ्यूजन है बच्चों को लेके, और मैक्सिमम जो बच्चों को डर लगता है वो इसी टॉपिक में से लगता है कि मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन है उनके लिए एक भौवा बना हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और हमसे नहीं होगा। बट जिस तरह से मैं आपको करवाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब समझाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अभी हमने ग्राफ किए हैं मैक्सिमम वो उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और एक इसने फाइनल पॉइंट जो है
और इसने एक फाइनल पॉइंट जो है वो अचीव कर लिया, एक यहाँ पर एक बहुत मैक्सिमम पॉइंट इसने अचीव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको मैच कर देते हैं, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को लिखूँ, ये मान लो पॉइंट सी है, ये मान लो पॉइंट जो है वो सी है और ये एफ ऑफ सी है, ठीक है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। मतलब सबसे, अगर इस फंक्शन में मैं पूछूं कि सबसे बड़ी वैल्यू बता दो तो वो कहाँ पर होगी, सी पर, और वो कौन सी वैल्यू है, एफ ऑफ सी। समझ रहे हो मेरी बात? सेम यहाँ पर आओ, इसको समझने की कोशिश करो। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, बड़ी छोटी छोटी होती जा रही है। अब एक पॉइंट मुझे एक ऐसा मिल गया जहाँ पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है, जहाँ पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, सबसे छोटी है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो ये सी क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो सी है वो क्या हुआ, सी क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों बोला है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। और एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। सेम वे से यहां पर अगर हम देखें तो सी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और एफ ऑफ सी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। आई होप पहले आप ये जो मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट है इसको समझ पाए हो। देखो, मैक्सिमा मिनिमा से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमने डिक्शनरी में आज तक पढ़ा है कि मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा, मिनिमम का मतलब होता है कम, वो वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर जस्ट हम एक इजी सी लैंग्वेज में, एक इजी से माहौल में हम ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमा, अच्छा सर इसको बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे फंक्शन ने एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली है, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। किस पॉइंट पर आई है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ सी इस पॉइंट पर ये हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, इसके बाद फिर बढ़ रही है 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है, और ये सी जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद ना एक और वर्ड होता है यहाँ पर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब मैक्सिमा वर्ड को आप जानते हो, मैक्सिमा वर्ड को आपने अच्छे से समझ लिया। अब लोकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर मैं मान लो बोलूं कि बच्चों आज मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं जहाँ पर भी रहता हूँ मैं अपनी सिटी से बाहर गया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बच्चों मैं आपकी क्लास 1 घंटा लेट लूँगा, मुझे लोकल ही यहाँ पर कुछ काम है, मतलब मुझे यहाँ पर लोकल ही अपने शहर में कुछ काम है। लोकल मतलब अपने आसपास। अब इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, वैसे आपको बात बता दूँ, एनसीईआरटी में मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा मतलब एक ही है। देखो, अगर मैं यहाँ पर, चलो इसको छोड़ो, ये मैंने आपको मैक्सिमम समझा दिया। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट विड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल समझाई थी कि मैं लोकली काम गया हूँ, अगर मैं इस मतलब कि ये यहाँ पर देखो, ये हमारा फंक्शन जो है ना, ये हमारा फंक्शन जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है, ए इस तरह से, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। और अगर मैं इस इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, जैसे इसको मैं लिखूं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम क्या है, सी, तो ये मैं क्या लिखूंगा, सी प्लस एच,
C माइनस एच। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से। C क्या है? C इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन ए बी, मतलब इस इंटरवल में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, C इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इन C माइनस एच, C प्लस एच। मतलब अगर मैं बड़े की बात करूं तो उसको हम मैक्सिमम बोलेंगे, अगर हम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। और इसीलिए आपकी बुक में मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अगर मैं पूरे की बात करूं तो उसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलते हैं। लोकल मैक्सिमम का मतलब भी वही है कि जस्ट मैंने इंटरवल छोटा कर दिया, अपना दायरा छोटा कर दिया, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर भी वही है कि C जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वो इस पूरे इंटरवल की बात करूँ तो C पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर मैं इस दायरे को छोटा कर दूं तो वो लोकल मिनिमा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पेपर में लोकल मैक्सिमा आए या लोकल मिनिमा आए या मैक्सिमा आए मिनिमा आए, बात एक ही है, हमें बस मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। आई होप इसको पहले आप समझ पाए हो ईजी वे में कि मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में क्या फ़र्क होता है और बेसिकली इनका मतलब क्या है। अब यहाँ पर कुछ काम की बातें हैं, तो मैंने को लिखा हुआ है पहले से ही। ए फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा एंड वन लोकल मैक्सिमा एंड वन लोकल मिनिमम। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन बना हुआ है कुछ इस तरह से, आपको दिख रहा है। देखो अगर हम इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें, अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूँ तो ये आपका C1 प्लस एच, C1 माइनस एच। इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये मैक्सिमा है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो है ये मैक्सिमा है। सेम वे से इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये मिनिमा है, यहाँ पर ये मिनिमा है। तो एक फंक्शन के, ये आपको पेपर में MCQ आ सकता है कि एक फंक्शन के एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो है वो हो सकते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल ले लूँ तो उसमें वो मैक्सिमम वैल्यू अलग है, इसमें वो अलग है, तो वो मतलब डिफरेंट जो है वो मतलब लोकल मैक्सिमा एक से ज़्यादा, जहाँ लोकल मिनिमा जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बात लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज अच्छे से पढ़ा, चलो मान लो नहीं भी पढ़ा, तो भी आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि 1 और 4 जो हैं, ये देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 1 और 4 जो हैं इंक्लूड हैं। इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 भी हो सकता है। तो यानी कि अगर हम फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? 4 पर। मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 और मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर आएगी। बट वहीं अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये होता है उसका मतलब कि x जो है 1 और 4 के बीच में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चों 4 के मतलब देखो ये जो फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, और ये क्वेश्चन आपको रीजन असर्शन में या MCQ में आ सकता है, क्यों नहीं कर सकते? अब देखो मान लो 4 पर इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन कुछ इस तरह का, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब x की वैल्यू मैंने 1 फिल की तो कितना आंसर आ रहा है 1, 2 फिल की 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैं 1 फिल कर सकता हूँ तो 1 आया, 4 फिल कर सकता हूँ तो 4 आया। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर बताओ, अब ये ओपन इंटरवल है, अब मैं कहूँगा, अब देखो यहाँ पर 4 वैल्यू मैं फिल नहीं कर सकता, 4 के मुझे बहुत पास लेनी है। मैं आपको अगर कहूँ कि 4 के पास वैल्यू लो, अब किसी बच्चे ने मेरे को बोला उठ के, सर जी 3.9999 ये जो है ये 4 के बिल्कुल पास है। पर दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर ये वाली पास है।
तीसरे बच्चे ने कहा सर नहीं, ये वाली पास है। मतलब यहाँ पर हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। सेम वे से जो है वो मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 के बहुत पास जाना है, किसी बच्चे ने बोला कि सर 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ये वाला है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये वाला नहीं है, ये 1 के बहुत पास है और 1 थोड़ा सा बड़ा है। मतलब यानी कि ना तो मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना ही मैक्सिमम। अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आप कहोगे इसके अकॉर्डिंग ये 4 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। बट यहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जो है वो आ सकते हैं। तो प्लीज़ इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ तक जो भी हमने क्लियर किया वो ये क्लियर किया है कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, फंक्शन के एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी, हमारा डेरिवेटिव का कनेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर से वही सवाल जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि या तो आप मेरे से करो या मैं आपके मन में एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहली बात, क्या सर हमें डेरिवेटिव की क्यों ज़रूरत है? डेरिवेटिव की जरूरत इसलिए है, हम हर एक फंक्शन का ग्राफ पहले बनाएंगे, फिर उसको देखेंगे कि ये यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, ठीक है सर डेरिवेटिव की जरूरत है, बट हमें ये सिखा देते हैं कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कनेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई जो है वो एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, एक्स अगर बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेट। याद करो हमने आज ही रेट ऑफ चेंज में पढ़ा था। और अगर एक्स के बढ़ने से नीचे बढ़ रहा है और वाई घट रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेट। ठीक है, और इसको ये भी अपने दिमाग में रखना कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो मैंने C1 नाम रख दिया, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिम है और यहाँ पर f'(C1) जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये आपको पता है ना। अब इसका डेरिवेटिव कनेक्शन जोड़ें। अब हम बार बार ग्राफ तो नहीं बनाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव रेट नेगेटिव रेट, अब यहाँ पर x बढ़ रहा है तो हमारा y भी बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, y की वैल्यू ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है। y ऊपर को बढ़ता है ना, तो y ऊपर को बढ़ता जा रहा है। मतलब x के बढ़ने से यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके हमारा कुछ टाइम के लिए फंक्शन जो है वो स्टेबल हो गया। मतलब x बढ़ रहा है बट y वहीं पर खड़ा है। अगर आप बहुत क्लोजली देखो तो y वहीं पर खड़ा है। मतलब यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव क्या है, वो कांस्टेंट हो गया। मतलब फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो गया। और जब डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, मतलब जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। सेम वे से अब यहाँ पर x बढ़ रहा है और y हमारा जो नीचे को आने शुरू हो गया, वो नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव रेट है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है बच्चों, तो यहाँ से हमने ये सीखा है इफ डेरिवेटिव f'(x) changes its sign from positive to negative, then that point is called point of मैक्सिमा। यहां पर कौन है वो, C1। ध्यान से देखो, C1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। इससे पीछे पॉजिटिव था, इसके आगे नेगेटिव है। मतलब ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारा फंक्शन जो होना कोई ऐसा ही होगा, ग्राफ ऐसा। ये भी हो सकता है कि कहीं पर हमारा फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो।
कहीं पर हमारा फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पर भी वही काम है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, वही पॉजिटिव। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पर मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा सरफेस जो है, देखो जो बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, अब ये आपको कोई नहीं बताएगा, और ये बातें आपको MCQs और रीजन सेशन में बहुत काम आएंगी। अब यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है फ्लैट हो गया था, डेरिवेटिव 0 है। अब यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है वो फ्लैट नहीं हुआ, एक पॉइंट बन गया, और आपको पता है डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एक पॉइंट पर जो है वो हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब इसको पता क्या बोलेंगे, इसको पता क्या बोलेंगे हम, ये पता कौन सा पॉइंट है, मान लो C2 क्या है, पॉइंट, इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, मतलब ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है C2 जहां पर, मतलब देखो ध्यान से, इसका एक खास नेम है। तो C1 यहाँ पर मैं ऐसा कहूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के बताऊंगा, यहाँ पर C1 और C2 इनको एक खास नेम होता है, इनका एक खास नेम होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये याद रखना प्लीज़, ये लैंग्वेज याद रखना, ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा। अब आपके सामने पेपर में क्वेश्चन पता क्या आएगा कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब आप में से बहुत से बच्चे जितना वो पढ़े हैं वो ये बताएंगे कि सर जहां पर डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सही है, बट आधा सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर डेरिवेटिव तो 0 हो सकता है और वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी हो सकता है। तो ये आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा सकता है। अब सेम यहां पर मिनिमा के लिए करेंगे। अब देखो ध्यान से, मान लो ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा है, C3। अब x बढ़ रहा है और y जो है वो घट रहा है। x बढ़ रहा है, y ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव। और यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर हमारा बीच में जो है, यहाँ पर हमारा फंक्शन जो थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 0। और यहाँ पर फिर x के बढ़ने से इसके बाद y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और सेम वे से इसका भी एक ग्राफ मतलब ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मैं देखूँ, यहाँ पर कितनी आ रही है, आपको पता है, नेगेटिव। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, पॉजिटिव। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि ये पॉइंट है और पॉइंट पर मैं एक स्लोप जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकता, और आपको पता है डेरिवेटिव हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, तो ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेम वही हमें इसको कॉपी करना है। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव to positive, then that point is called point of minima। पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पर कौन है, वो C3। ठीक है, यहाँ पर वो लिख दो आप, इसको C4, इसको लिखो C4। तो ये भी हमारे दोनों क्या हुए, ये हमारा है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और ये भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से बस थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं।
देखो जब भी देखो पहले मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया। देखो कंफ्यूज मत होना, वीडियो को अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है रुक जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो फिर करो, मतलब फिर आगे जाओ, बट कंफ्यूज मत होना। तो मैक्सिमम मिनिमा में हमने क्या सीखा कि जब भी हमारा फंक्शन जो है वो एक मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाता है, उसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। जब भी हमारा पॉइंट जो है सबसे नीचे वाली वैल्यू पर जाता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है और वहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। बट हम बार बार ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं, तो हमने क्या किया, इसको डेरिवेटिव से जोड़ने के लिए देखा कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम वाला ग्राफ जो है वो इस तरह से बना होगा, हमारा डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, और डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है। आई होप ये आपको क्लियर है। और क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पर डेरिवेटिव हमारा जीरो होता है या वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है। अब ये की पॉइंट्स आपको याद करने के लिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स चेंज अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। C1, C2, C3, C4 आर क्रिटिकल पॉइंट्स एच विच इधर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज जीरो या वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। प्लीज़ आप याद रखोगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से कुछ बच्चे को मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज ही ना करे, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे, नेगेटिव से नेगेटिव रहे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो प्लीज़ इस बात को याद रखोगे, पेपर में आपको ये आ सकता है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दो, तो कई बार आपको ये पहली बार वर्ड सुना होगा तो आपको नहीं पता होगा, बट प्लीज़ इन बातों का आपने ध्यान रखना है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस की बात आ गई। अब जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगी, या तो आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर दो या आप उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर दो। अब आप कहोगे सर कि ये नहीं बला आ गई, देखो बला नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ मैंने मैपिंग दी हुई है, हमें डेरिवेटिव करना है, उसको जीरो के इक्वल रखना है, जैसा कि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था, और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, मैंने वही लिखा है, हमने साइन चेक करने हैं। देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन किया था ना एक, ये रहा। अब देखो मैंने डेरिवेटिव किया, जीरो के इक्वल रखा, वैल्यू आ गई, नंबर लाइन पे बना दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है, मिनिमम, मतलब वो फंक्शन जो है उसमें हमें पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, अगर कोई साइन चेंज ही नहीं होता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ से आ गया, अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके सामने ये भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही आता है, देखो पेपर में कभी भी ये नहीं आएगा कि आपको इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा सर हमें ये करना ही क्यों है, हमें ये आता है, हमें ये करना क्यों है। तो इसका पहला और सीधा और स्पष्ट आंसर यही है कि जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें जीरो के इक्वल रखना है उसको, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें हमें बस नंबर लाइन नहीं बनानी है, इसमें हमें जस्ट नंबर लाइन नहीं बनानी है। तो उसी क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन था जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो मिनिमम है, तो हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव किया हमने, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, 2। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो देखो ध्यान से, डबल डेरिवेटिव किया, पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पर बहुत से बच्चे शायद नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर आपने यहाँ पर गलत पढ़ा दिया, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मैक्सिमा आएगा, नेगेटिव है तो मिनिमा आएगा। बट ये गलत है, ये उल्टा होता है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब देखो नेक्स्ट पेज मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें करना क्यों है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कुछ फ़ायदे और नुकसान लिखे हैं। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि ये कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है, और इसकी नुकसान क्या है कि ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। ये सेकंड डेरिवेटिव से थोड़ा सा लंबा मेथड है कि उसको नंबर लाइन पे बनाओ फिर चेक करो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है।
अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, ये मेथड जैसे कि मैंने बताया ये शॉर्टकट है क्योंकि बहुत जल्दी डबल डेरिवेटिव हम कर लेंगे और उसका हम चेक कर लेते हैं और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सूटेबल है। आपको बता दूं जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करेंगे। इसका जो मेजर ड्रॉबैक पता क्या है कि ये कई बार क्या होता है, ये फेल हो जाता है, इसमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाती है। उससे क्या होता है कि वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो बता नहीं पाते। तो इसलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है कई बार फेल हो जाता है, तो इसलिए हम कई बार फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब आपको दोनों मेथड आने चाहिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन आए मैक्सिमा मिनिमा का, तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही जो है वो यूज़ करेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पर फुल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो फील करवाया कि किस तरह से डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होने से हम मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजन एक होगी कि सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये आपने कहीं गलत तो नहीं लिखा, प्लीज़ इसको क्रॉस चेक कर लो। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो इस चीज़ को भी अगर आप फील करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, बट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नंबर चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखो ध्यान से, मैं आपको ये फील करवा दूंगा कि ये देखो आपका मैक्सिमा का ग्राफ है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जाके कहीं पर जाके ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो ये डबल डेरिवेटिव इसी तरह से होता है d²y/dx²। देखो ये डबल डेरिवेटिव है, ये एक्चुअल में डबल डेरिवेटिव है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक्चुअल में डबल डेरिवेटिव है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, स्लोप। तो यानी कि हमारी जो स्लोप है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार इसको देखते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पर देखो हमें स्लोप देखना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लोप्स बनाई हुई हैं, ये आपका ग्राफ है, यहाँ मैंने कुछ स्लोप्स बनाई हुई हैं। तो अगर आप इन स्लोप्स को देखो, जैसे इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो ये आपका फ्लैट हो गया सरफेस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस स्लोप को देखूँ, जैसे अगर मैं इसको उठाऊँ, तो अगर मैं इसका क्लोन बनाऊँ, तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो मान लो यहाँ पर ये एंगल जो है ये 60 बन रहा है। और आपको पता है स्लोप हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि m = tan 60। तो tan 60 कितनी वैल्यू होगी, √3। तो यहाँ पर मैं अपनी जो स्लोप्स हैं वो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको S1 मानूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, √3। सेम वे से अगर इसको यहाँ पर हम छोड़ दें, इसको यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब इसको उठाते हैं, जस्ट एक बार समझ लो, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा। अब जैसे ये एंगल है, ठीक है, अब ये मान लो 60 थोड़ा सा फ्लैट हो गया, तो ये मान लो एंगल कितना है, 45। तो tan 45 कितना होता है सर जी, 1। यहाँ पर स्लोप कितनी आ गई, 1। और सेम वे से यहाँ पर ये फ्लैट हो गया बिल्कुल। अब आपको पता है ये मतलब कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा, यहाँ पर एंगल 0 बनेगा और tan 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर स्लोप कितनी है हमारी, 0। और यहाँ पर इसको अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर जो है बेसिकली -1 आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, तो इसको यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी फ्लैट लाइन है, देखो ये हमारी फ्लैट लाइन है, ठीक है। अब अगर इसको मैं उठाऊँ तो देखो ध्यान से, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर, लो। तो अगर आप देखो ध्यान से, मैं पक्का वैसे नहीं बोल रहा, मैं ऐसे ही आपको मेन बता रहा हूँ। मान लो ये जो एंगल है ये 135 है, अभी ऑब्ट्यूस एंगल है। तो 135 को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 180 - 45, और ये कितना होता है, -tan 45। और ये कितना बन गया, -1। ये कितना बन गया, -1। सेम वे से इसको दोबारा से कैलकुलेट करने का, इसकी वैल्यू आएगी -√3। मतलब यहाँ पर अगर आप स्लोप्स को देखो तो जैसे जैसे हमारा x यहाँ पर इधर को इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप पहले कितनी थी, 1.732, फिर कितनी हुई 1, फिर और कम हो गई 0, फिर और कम हो गई -1, फिर और कम हो गई -√3। यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, हमारी जो स्लोप है वो क्या कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रही है। तो इस रेट को हम क्या बोलेंगे, कि स्लोप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x डिक्रीज कर रही है, तो हमारी रेट क्या हुई, नेगेटिव। मतलब जब भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब स्लोप जो है वो कम हो रही है x के बढ़ने से, तो यानी कि नेगेटिव रेट है। मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ हमारा, मतलब कि मैक्सिमा। मतलब वो जो पॉइंट है, मतलब वहाँ पर हमारा हमेशा क्या बनेगा, उस पॉइंट पर हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू आने से हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है।
सेम वे से यहाँ पर अगर हम मिनिमा का ग्राफ भी चेक करें तो देखो मिनिमा के लिए यहाँ पर ये मान लो ये ऑब्ट्यूस एंगल है -√3 है, फिर -1/√3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो स्लोप जो है पहले -√3 थी, फिर -1/√3, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। ठीक है, मतलब नेगेटिव से हमारी इस ग्राफ को मत देखो, स्लोप्स की वैल्यू को देखो, ये पहले छोटी है फिर थोड़ी सी बड़ी है, फिर ये -0 जो है माइनस से बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब यहाँ पर हमारी जो एक्स के वैल्यू इंक्रीज़ करने से हमारी स्लोप भी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब ये वाली रेट हमारी क्या हुई, पॉजिटिव रेट हुई। मतलब जो भी वहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसलिए डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। तो इस तरह से मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं बताए, मैंने उन कंसेप्ट को आपको फील भी करवाया। और जो बच्चा इस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस करने जाएगा वो मतलब कि उसको लगेगा ये चैप्टर हमारे लिए वो क्या है, बहुत आसान है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जैसे ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। पहले इसका मतलब समझ लो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेम वे से एफ सी क्या है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेम वे से एफ ई, मतलब ये ई पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैक्सिमा है। तो अगर इन तीनों में देखो, यहाँ पर तीन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था मैक्सिमा मिनिमा में, कि किसी भी फंक्शन के एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लोकल मैक्सिमा है, उन सब में से बड़ा कौन है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़। यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे आपको पता है ए लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, तो ए क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एफ ए क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सेम वे से ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ये भी आपका मिनिमम वैल्यू है, ये भी आपका मिनिमम वैल्यू है। उन सब में से लोवेस्ट कौन सी है, ये बी वाली, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये भी आपको मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू के बारे में मैंने आपको समझाया। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको माइंड मैप दिया है कि इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है तो वो यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो ध्यान से देखो, यहाँ मैंने आपको ये बताया, देखो इन क्वेश्चन में मैंने ना यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरवल मस्ट बी गिवन। तो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन है, तो पेपर में आपको ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, वो कर लोगे। अगर वहाँ पर लिखा आया कि हमें पॉइंट ऑफ लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा मतलब कि ढूंढना है, तो हमें इंटरवल यूज दिया होगा। तो हमें करना क्या है, हमें डेरिवेटिव करना है, 0 की इक्वल रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स जो हम हमेशा ढूंढते हैं वो ढूंढने हैं। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, उन पर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, जो भी इंटरवल, देखो जैसे सब कुछ हम क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा मैं आपको, जो भी हमारे एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे कोई इंटरवल दिया हुआ है हमें ए से लेके बी तक, और मान लो ए से बी, ये मत सोचो, मान लो हमें इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 4 तक, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया 3। ठीक है, हम 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, 1 पर भी चेक करेंगे, 4 पर भी चेक करेंगे। तो उनमें जो सबसे लोवेस्ट होगी वो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे लोवेस्ट होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये बातें आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियर होंगी। ये माइंड मैप आप स्क्रीनशॉट लेके, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए मैपिंग है, ये मैं आपको एक बार ऊपर से बता देता हूँ, बट एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है वो आप क्वेश्चंस में ही समझ पाओगे। हमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिफाई, अब इसमें गिवन टर्म जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करेगी, एक कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म विच शुड बी मैक्सिमम, किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको लिख लेना है। उसके बाद फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, ट्राई टू मेक द टर्म इन अबाउट स्टेप इन 1 वेरिएबल। हमें हमेशा देखो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये बेसिकली 3 स्टेप्स पर काम करते हैं। गिवन क्या है, किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और लिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये लिंक ढूंढ लिया, लिंक क्यों ढूंढना है, ताकि हम जो भी हमारे पास इक्वेशन आए वो एक वेरिएबल में आए, उसमें 2 वेरिएबल ना हो। उसके बाद डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, और डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ये माइंड मैप आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बट अभी आपको हेल्प नहीं करेगा। जब वो कब हेल्प करेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप अगर आपके पास
अगर आप अभी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आपको पता है पुरानी एनसीईआरटी की ये 6.5 एक्सरसाइज है, आप क्वेश्चंस निकाल के देखना इसके अकॉर्डिंग। मैंने वो मतलब आपको प्लेलिस्ट में दे ही दूंगा, उसका सोल्यूशन देखना एक बार, और ये मैपिंग देखना आपको कितनी हेल्प करने वाली है। आप खुद आके थैंक यू बोलोगे कि सर इस मैपिंग से हमने हर एक क्वेश्चन को, और बिलीव मी ये केस स्टडीज़ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म है, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म है। और इस एक वन शॉट में मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को लेके, मैंने सारा एक वीडियो में डाला है। और बिलीव मी यहाँ पर मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगी कि कोई आपको ये बता दे कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों होता है और मैक्सिमा क्यों बनता है, या इसका डेरिवेटिव के साथ कनेक्शन क्या है, किस तरह से यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये मैक्सिमा है। तो ये सब बातें आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जब आपका कंसेप्ट ऐसे होगा ना, मजबूत होगा ना, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो पहले ही बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप अपने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा के देखना, आपके सारे लग जाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर आप वीडियोज़ भी देख सकते हो। और उसके बाद डायरेक्टली इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, अगर वो मिलता रहा तो हम इसी तरह हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन करेंगे। और जैसे ही हम ये पूरा कर लेंगे उसी दिन आपको मैं गारंटी दूंगा कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो मैथ्स में आप पक्का स्कोर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।